सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। वर्ष 2022 में किताब कॉलम के पहले एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। 2021 के अंत में मेरा स्पेन के अंदलूसिया प्रांत के सफर पर जाना हुआ। सफर का आखिरी पड़ाव ग्रेनाडा शहर से कुछ मील दूर स्थित पहाड़ी कस्बा अल्फाकार था। समझा जाता है कि स्पेन के गृह युद्ध के शुरुआती दौर में 1936 में इसी इलाके में स्पेन के सुप्रसिद्ध कवि और नाटककार फ्रेडरिको गार्सिया लोरका की राष्ट्रवादी मिलिशिया द्वारा हत्या हुई थी। अल्फाकार में उनके नाम पर पहाड़ की छांव में बना एक पार्क भी है, लेकिन अफसोस कि सर्दी के इस मौसम में रंगहीन और उदास दिखाई दिया, जैसे आज तक अपने प्रिय कवि की याद में शोकाकुल हो। लोरका की कविताओं का मूल स्वर प्रेम और विरह था। उनकी एक छोटी सी कविता है, हर एक गीत है प्रेम का अवशेष, हर प्रकाश समय का अवशेष, समय की गिरह और हर एक आह किसी पुकार का अवशेष। आज जो किताब मैंने चुनी है वो भी कविताओं की ही किताब है। उसके केंद्र में भी प्रेम है और है विरह का एक अनोखा रूप, जिसमें गहरी उदासी और उम्मीद दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। शीर्षक है खोई चीजों का शोक और लेखिका सविता सिंह। किताब की चर्चा से पहले उनकी एक कविता सुनिए उन्हीं की ज़बानी। नक्षत्र नाचते हैं, हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल। सत्यज्यों कविता में ये आंसू क्यों तुम्हारे, यह कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे ही जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है, मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है चलाती सौरमंडल को। हमारी इस दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमें इन्हें साथ साथ देखना चाहिए, हम अभी जहाँ भी हैं वहीं से। हमारी आपस की दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल, सत्यज्यों कविता में। हिंदी की संवेदनशील और सजग लेखिका सविता सिंह की आवाज में उनकी कविता। सविता सिंह की ये कविता उनके नए संग्रह खोई चीजों का शोक में शामिल है। खोई चीजों का शोक संग्रह दिसंबर 2021 में राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से छपा है। ये सविता सिंह का हिंदी कविताओं का चौथा संग्रह है। इससे पहले कि सविता सिंह से उनकी नई किताब के विषय में कुछ बात हो, कविता उर्फ शायरी क्या है? सलमान अहमद का एक शेर याद आता है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। और सविता सिंह अपनी एक कविता में कहती हैं, कैसे कहूँ कि जैसे कहने से ही कही जा सकती है वह बात, जो सुनी जाए ठीक से वैसे जैसे वह कही गई है। तो सविता सिंह के लिए कविता क्या है? क्या है कविता का स्रोत और क्यों लिखती हैं कविताएं? कविता मेरे लिए क्या है और मैं क्यों लिखती हूँ? कविता मेरे लिए पूरा जीवन है, और इस जीवन के भीतर जो पूरी कायनात की कल्पना है वो भी मेरे लिए कविता है। आकाश, धरती, जल, पहाड़, चिड़िया, मनुष्य, मनुष्य की तमाम कल्पनाएं, हमारे जीवन की विकृतियां, दुख, सुख, पीड़ा, उल्लास, हर जगह कविता है। कविता का स्रोत जीवन ही है। जीवन जब हम कहते हैं तो वो सिर्फ मनुष्य का जीवन नहीं है, ये जीवन जो हर जगह व्याप्त है वही कविता का स्रोत है। कविता जिसमें उतरती है, कविता एक वासना भी हो सकती है, ऐसी वासना जो जीवन के प्रति हमेशा हमें उत्सुक रखती है, एक ललक बनाए रखती है। कविता का स्रोत जीवन की जीवंतता है, एक ध्वनि जो पानी के गिरने से जो आवाज आती है, समुद्र के की लहरों की वजह से जो आवाजें आती हैं, सब में कविता है। तारों की चुप्पी में कविता है, आसमान की गंभीरता में कविता है, हमारे दुखों में तो है ही, सुखों में भी है, प्रेम में है, घृणा में भी है,
कविता के कितने ही रस हैं। हमारे जीवन का जो पदार्थ है और उसकी जो आत्मा है, सब में जो व्याप्त है वही स्रोत है हमारी कविता का। लेकिन कविता हमारे लिए एक माध्यम भी है, हमारी भाषा की आत्मा, और उस आत्मा में भी कुछ बातें हैं। कविता खुद बहुत खूबसूरत चीज़ है और वो इस संसार को भी सुंदर बनाना चाहती है। मुझे इसकी बहुत फिक्र है कि हम जो जीवन जीते हैं वो सुंदर हो, कि हमें मनुष्य के रूप में कैसे जीना चाहिए, किन मूल्यों के सहारे, किन मूल्यों के लिए। तो मेरे लिए कविता एक सांस की तरह है, जिसके बगैर ये जीवन नहीं चल सकता। और क्यों लिखती हूँ? कविता इस जीवन को सार्थक करने के लिए भी लिखी जाती है, अपने जीवन को देखने और समझने के लिए भी लिखी जाती है। बहुत समय से बहुत सारे लोग ये बात कहते आए हैं कि कविता हमारे जीवन की यात्रा को हमें समझाती है, हमें अपना उद्देश्य बताती है। मेरी एक कविता है, तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो मेरी कविता। मैं निकल आई हूँ तुम्हारे साथ मेरी कविता, इतनी दूर अपनी परिचित दुनिया से कि अब अतार्किक लगता है डरना भी इसकी अपरिचित दुर्गमता से। एक गर्म नदी के किनारे खड़े होना है तुम्हें लिखना मेरी कविता, उस दृश्य को देखना जहाँ अनभिज्ञता के शव आते हैं अपनी मासूमियत छोड़ने, पहनने कठोर ज्ञान के परिधान। एक सूखे पत्ते की तरह कविता के तूफान में मैं खड़खड़ाती, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। एक सूखे पत्ते की तरह कविता के तूफान में खड़खड़ाती मैं कहीं भी जा सकती हूँ। सविता सिंह, जिनके लिए कविता ही समूचा जीवन है, कविता जीवन के हर कण हर रूप में व्याप्त है और यही जीवन उनकी कविताओं का स्रोत है। लेकिन खोई चीज़ों का शोक संग्रह की कविताओं ने उनके जीवन के जिस मोड़ पर जन्म लिया, उसका संबंध उनकी बेहद निजी क्षति से है, जब उनके पति पंकज सिंह का निधन हो गया। पंकज सिंह हिंदी के जाने माने कवि थे और बीबीसी हिंदी सेवा में मेरे सहयोगी भी रहे हैं। सविता सिंह स्वीकार करती हैं कि इन कविताओं की रचना प्रक्रिया से गुजरना उनके लिए बेहद कठिन था। जहाँ तक इन कविताओं के लिखे जाने की प्रक्रिया है, जटिल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि पंकज जी का जाना मेरे लिए इतनी कविताओं लिखने के बाद भी नहीं बता सकती कि वो क्या था या क्या है। अपना बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी आत्मा का बहुत बड़ा हिस्सा जैसे कि अचानक गायब हो गया, जैसे नसों में खून सूख गया अचानक। अविश्वसनीय ये सब कुछ था मेरे लिए। हालांकि मुझे पता था कि पंकज जी को एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बीमारी है जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो इसलिए इनको लिखना निश्चित तौर पे बहुत कठिन था, और खास करके जो लंबी कविता है खोई चीजों का शोक, उस कविता को लिखना मेरे लिए मरने जैसा भी था। वैसे भी मुझे लगता था जैसे कि मृत्यु मेरे आसपास मंडरा रही है, जैसे कि पूरा शरीर हवा की तरह हो गया हो, प्राण जैसे कि निकल रहा हो, किसी तरह से अपने को मैंने बचा के रखा हुआ है। तो ये सब एक कठिन तो था, लेकिन गनीमत है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कविता हमेशा मेरे साथ रही, मेरे दुख को उसी ने कम किया। तो लिहाजा मुझे कुछ तो उसके लिए करना था, उसको लिखना था, तो मैंने ये कविताएं लिखी। न प्रेम न नफरत, बस एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भुरभुरा कर आजकल, एक दूसरे की सूरत किन्हीं और लोगों की लगती है। ये पंक्तियां सविता सिंह की कविता जाल से हैं। खोई चीज़ों का शोक संग्रह की एक और कविता है दुख का साथ। कुछ और बातचीत से पहले आइए सविता सिंह के स्वर में ये कविता सुनें। दुख का साथ। मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे और कहते रहेंगे खुशियाँ आने वाली हैं, वे सहेलियाँ हैं, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी, गपशप में मशगूल हो गई होंगी। वैसे मैंने कब असंख्य खुशियाँ चाही थी। मेरे लिए तो यही एक खुशी थी कि हम शाम ठंडी हवा के मध्य उन फूलों को देखते, जो इस बात से प्रसन्न होते कि उन्हें देखने के लिए
उत्सुक आंखें बची हुई हैं इस पृथ्वी पर। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा। वे बहुत दीनहीन खुद लगे। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की, मगर वे मेरा ही चेहरा बिगाड़ने में लगे रहे। मेरा चेहरा किसी फूल सा हो सकता था। मेरा चेहरा किसी फूल सा हो सकता था, खिली धूप में चमकता हुआ। मैंने मान लिया है कि हमारे आसपास अब हमेशा दुख रहा करेंगे और कहते रहेंगे खुशियाँ आने वाली हैं। ये सहेलियाँ हैं, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी, गपशप में मशगूल हो गई होंगी। सविता सिंह की कविता दुख का साथ। कविता का जन्म भले ही लेखक के निजी दुख से हो, मगर जब कविता औरों के दुख के अंधियारे गलियारों से होकर गुजरती है तो वो सार्वजनीन हो जाती है। इसलिए खोई चीज़ों का शोक की कविताएं सविता सिंह की नितांत निजी शोक यात्रा का वृत्तांत नहीं हैं। सविता सिंह कहती हैं कि ये कविताएं जीवन के जिस दौर, दुख, शोक, पश्चाताप की भावनाओं से उपजी हैं, उनसे कोई अछूता नहीं है। ये जो भावनाएं हैं, ये हर मनुष्य के जीवन में मेरा ख्याल है कि समय समय पर आती रहती हैं, और मनुष्य जीवन इससे अछूता नहीं है। इसीलिए जब ये कविताएं लिखी गईं या जब मैं लिख रही थी, तो मैं अकेली नहीं थी। मैं अपने दुख में अकेली कभी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ कविता थी। दूसरी जीवन, जीवन की जीवंतता, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इससे भी ज्यादा तमाम लोग जो मुझे प्यार करते हैं या करते रहे हैं, वो सब लोग शामिल थे। जब ये कविताएं लिखी गईं तो निश्चित तौर पर मुझे दूसरों का दुख भी याद आया। बल्कि ये कविता है जिसमें मैं कहती हूँ कि जहाँ कहीं भी प्रेम है मुझे अब भला लगता है। यही अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रेम है कहीं, और ये भी एक बात है कि दुख है हर जगह। कविताओं को पढ़ते हुए सहज रूप से लोग इसे आत्मसात करते हैं और भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। तो एक मनुष्य जो है, वो एक सजग मनुष्य, एक सजग स्त्री जब लिखती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो पूरे संसार के लिए लिखती है। और इसीलिए शायद लोग इन कविताओं से जुड़ रहे हैं या उसको अपना मान रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि इन कविताओं को लोग अपना रहे हैं। ये उनकी ही कविताएं हैं। सविता सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी करने के बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की मैगिल यूनिवर्सिटी में अध्यापन करते हुए भारत में आधुनिकता का विमर्श विषय पर शोध कार्य किया। इन दिनों वो दिल्ली स्थित इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज की संस्थापक भी। सिर्फ अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य की दुनिया में भी सविता सिंह स्त्री विमर्श का एक प्रमुख स्वर हैं। ये स्वाभाविक है कि खोई चीज़ों का शोक की तमाम कविताएं जीवन मृत्यु, सुख दुख, रिक्तता, पूर्णता और स्त्री पुरुष के अंतर संबंधों पर एक तरह का फीमेल पर्सपेक्टिव पेश करती हैं। सविता सिंह के शब्दों में, ये कविताएं स्त्री विमर्श की कविताएं निश्चित रूप से हैं, क्योंकि स्त्री विमर्श कोई खोल नहीं है मेरे लिए, कोई दोशाला नहीं है जो मैं ओढ़े रहती हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा पूरा अंदर और बाहर का संसार है। ये विमर्श किन्हीं और का नहीं है जिनको मैंने ले लिया है, जिसको मैंने ले लिया है। ये मेरा ही विमर्श है। इसमें मैं शामिल रही हूँ, इसको मैंने सींचा है, इसको मैंने समय समय पर समय समय पर इसको नए नए मोड़ दिए हैं। इसमें मेरा अस्तित्व शामिल है। ये काफ़ी आस्तित्विक चीज़ है मेरे लिए, एग्जिस्टेंशियल मामला है स्त्री विमर्श का मेरे लिए। तो ये कविताएं निश्चित तौर पर इसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस दृष्टिकोण से देख भी रहे हैं कि एक स्त्रीवादी कवि या चिंतक या लेखक के जीवन में प्रेम, मृत्यु, वासना, दुख, ये चीज़ें कैसे समझी जाती हैं, इनको कैसे अभिव्यक्त किया गया है। तो इन कविताओं में आप देखेंगे कि मृत्यु मेरे लिए
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अर्थ हो अंत। जो स्त्रीवादी विचारक हैं, वो मृत्यु को जीवन का ही अंश मानती हैं और मृत्यु को वो समझना चाहती हैं, न कि उसका दुख मनाना चाहती हैं। कोई चीज़ों का शोक हो सकता है क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत प्रेम कर रहे थे या किसी व्यक्ति को आप बहुत प्रेम कर रहे थे, इसलिए उसका शोक है। लेकिन मृत्यु या वासना, अभी तक वासना है मेरे भीतर, इस जीवन को जीने की वासना है अभी तक। मृत्यु उसको छीन कर नहीं ले जा सकी है। मैं अभी और जीवन जीना चाहती हूँ, और सुंदर और अच्छा। और प्रेम को भी मैं नकार नहीं सकती हूँ। मैं इस पितृसत्ता की जो मान्यताएं हैं, जिसमें एक स्त्री यदि अपने पति को खो देती है तो वो प्रेम पाने या करने का अधिकार भी खो देती है, तो मैं इसको चुनौती देती हूँ। पितृसत्तात्मक समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने वाली कवियत्री इसी संग्रह की एक कविता में कहती हैं, जिसने वियोग को जाना वो प्रेम भी जानेगी, जिसने जाना यात्रा को वही जीवन को भी जानेगी। खोई चीजों का शोक से एक कविता का अंश। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए सविता सिंह का नाम अपरिचित नहीं है। उनके अब तक कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सी कविताओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। सुनिए सविता सिंह की अब तक की कविता यात्रा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। पहला संग्रह 2000 में आया, अपने जैसा जीवन, जिसमें मैं किसकी औरत हूँ जैसी कविता थी, जिसने मुझको पहले ही संग्रह से कविता की दुनिया में एक स्त्रीवादी कवि के रूप में स्थापित किया। इस संग्रह को बहुत पढ़ा गया। किसी ने मुझे कहा कि ऐसा लगा कि किसी जंगल में, किसी शांत जंगल में आग लग गई हो, और इस कविता का अनुवाद कई कई भाषाओं में हो। तो पहला संग्रह कुछ इस तरह से आंधी तूफान की तरह आया। दूसरा संग्रह नींद थी और रात थी, 2005 में छपा, और उसमें जो स्त्री भाषा और चिंतन की जो गहराई है, उसका जो नयापन है, वो उस संग्रह में है, जिसमें प्रकृति को लेकर के बहुत सारी कविताएं हैं। दिन, रात, दोपहर, बहुत सारी अवस्थाओं का स्त्रीकरण मैंने दोबारा किया। उस संग्रह में वो सभी कविताएं हैं जो राजनीतिक कविताएं, जो जिसने हम लोगों को झकझोर दिया जब गुजरात में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई, लोग मारे गए, वो सभी कविताएं वहाँ पर है। तो जो स्त्रीवाद का एक पूरा जागरूक रूप है, वो उन कविताओं में है। भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, राजनीतिक चिंतन के स्तर पर, वो सब कुछ दूसरे संग्रह में है। तीसरा संग्रह स्वप्न समय आया, जिसमें मैंने स्टाइल पर काम किया। नैरेटिव पोएम्स उसमें लिखे हैं, लंबी लंबी कविताएं हैं, जिसमें जो यथार्थ है, हमारा जो रियलिटी है, उसको किस तरह से स्त्रीवादी नज़रिए से पुनः स्थापित करना चाहिए या पुनः उसका निर्माण करना चाहिए, वो मैंने उसमें किया है। तो उसमें जैसे हमारे आदिवासी जीवन, स्त्रीवादी प्रेम, स्त्री का प्रेम, उसको लेकर के मृत्यु, ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं। और उसमें मैंने ये बताया है कि स्वप्न समय एक कॉन्सेप्ट है, और ये स्वप्न समय हर सभ्यता में आता है जब नई चीज़ों का गठन होता है, जब नई स्थितियां बनाई जाती हैं, जब अच्छे और सुंदर सपने देखे जा सकते हैं, इसके बावजूद कि हम दुस्वप्न के बीच में हमेशा फंसे रहते हैं। उसको हिंदी अकादमी का अवार्ड मिला, नींद थी और रात थी को भी रजा अवार्ड मिला, पहले संग्रह को भी साहित्य अकादमी का कृति सम्मान मिला था, और अभी मेरा चौथा संग्रह आया है, खोई चीज़ों का शोक, और एक संग्रह और अभी आने ही वाला है, प्रेम भी एक यातना है। मुझे लगता है कि इन कविताओं ने निश्चित तौर पर
स्त्रीवादी कविता को या स्त्री कविता को हिंदी की दुनिया में, हिंदी की भाषा में और अनुदित होकर के दूसरी भाषाओं में इसने जगह बनाई। और अनुवाद की बात है तो फ्रेंच में एक कलेक्शन आया है मेरा, उड़िया में 2 कलेक्शन आ चुके हैं, और जो स्पेनिश में, जर्मन में, पोर्चुगीज़ में, लगभग सारी भाषाओं में कविताएं अनुदित हो चुकी हैं। सविता सिंह की अब तक की कविता यात्रा, उनके नए संग्रह खोई चीजों का शोक की एक कविता है। यह एक समय है जिसमें कुछ करना होगा, ये एक समय है जिसमें कुछ करना होगा। अन्य मनस्कता जहर है अभी, कायरता मृत्यु, कविता चुप हो भले। अपलक ताकती सामने की सड़क जिस पर दौड़ती हैं गाड़ियां अब भी, बैठे हैं जिसमें सैनिक और सेनापति। ये एक समय है बोलना जिसमें जोखिम भरा काम है, लिखना अपने हाथ काटने जैसा। मगर सविता सिंह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कहने और लिखने वाली एक निडर और जागरूक लेखिका हैं। भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल में वो कविता और कवि की क्या भूमिका देखती हैं? अभी जो हमारे देश में जैसी स्थितियां हैं, जैसे हालात हैं, वो अच्छे नहीं हैं, और मैं उनको लेकर के लिख भी रही हूँ। मेरे चारों संग्रहों में आप पाएंगे कि इस तरह की राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें एक चिंतनशीलता है, जिसमें एक नकार है, जिसमें एक गहरा दुख है कि जिस तरह का समाज और देश हम बना रहे थे उसमें व्यवधान आ गया है। जिस तरह का लोकतंत्र हम जीने लगे थे उसको जीने से हमें रोका जा रहा है। ये एक पुराना देश है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये देश नहीं था पहले, तो हम मानते हैं कि एक सभ्यता रही है। इस सभ्यता में कितनी चीज़ें, कितने फूल खिले हैं, कितने तरह के लोग आए, यहाँ बस गए, चले भी गए, ये सभी कुछ हुआ है। तो हम अचानक इन चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं? इन्हें, इस तरह की मान्यताओं को कैसे जीना बंद कर दें? मुझे नहीं लगता है कि ये देश इस तरह की बातों के लिए राजी है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि ये थोड़े समय की मुश्किल है और इसको हम पार करेंगे। और कविता तो ये भी काम करती है, हमें पार लगाती है, नाव बन जाती है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि कविता हमारे लिए वो नाव है जिसमें क्रूरताओं के लिए जगह नहीं है, जिसमें फूलों के लिए जगह है, उसकी खुशबू के लिए जगह है। और कई खुशबुएं एक साथ हमारे इस देश में जागती रही हैं। सविता सिंह, जो अंधेरे में रोशनी की उम्मीद रखती हैं, मृत्यु में जीवन की, विरह में मिलन की और दुख में सुख की। ये उम्मीद उनकी कविताओं की परतों में कहीं न कहीं दबी रहती है। इसलिए सविता सिंह के नए कविता संग्रह खोई चीजों का शोक की कविताओं का मूल स्वर भले ही विछोह और सघन दुख है, लेकिन इनमें हताशा कहीं नहीं है। ये कविताएं भावावेग में भी जीवन, मृत्यु, सुख दुख, प्रेम, विरह और मिलन का एक दार्शनिक की तरह विश्लेषण करती दिखाई देती हैं। संग्रह का नाम जिस कविता के शीर्षक पर रखा गया है, उसकी पंक्तियां हैं: चीजें खोती रहती हैं, उनका शोक न करो। वो मिलती हैं जैसे कोई सिक्का गर्म कोट की जेब में, रखा गया पिछली ठंड में, अचानक दिख गई कोई नदी या फिर उसकी याद। इसी संग्रह की एक और कविता का शीर्षक है अभी कोई बारिश नहीं हो रही। सविता सिंह, यहीं ठहरी हुई हूँ कुछ देर, जो एक सांस व्यर्थ सी थमी हुई। यहीं तुम्हें आना होगा अपने पंख समेट कर, फिर से उड़ जाने की मंशा को स्थगित करके। इस बार यहीं मिलन होगा हमारा। मैं नहीं जाना चाहती उस अनजान नदी के किनारे जहां तुम बुलाते हो बिना अता पता दिए। चांदनी रात है, चांदनी रात है, तुम्हारे आंगन का कुदाल चमक रहा है अब भी। मधुमक्खियों का छत्ता शांत लटका हुआ है छज्जे के कोने में। तुम्हारे चिर परिचित प्रेमिका मृत्यु नीले वस्त्र पहन साथ ही बैठी है। मैं उसे भगाने वाली हूँ अपने पांव उधार देकर। इस समय रात है, इस समय रात है, सूखी रात, चंपा खिली हुई है। नींबू के फूल अपनी सुगंध से इस जगह को भर चुके हैं।
हमारी 2 बेटियां फिर से जन्म ले रही हैं। तुम आओ, अभी कोई बारिश नहीं हो रही है। सविता सिंह का नया कविता संग्रह खोई चीजों का शोक दिसंबर 2021 में राजकमल प्रकाशन समूह के अधीन राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा है। और अब किताब कॉलम के प्रोड्यूसर परवेज आलम एक नई और अहम जानकारी के साथ। जानकारी बस इतनी है कि नए साल के इस पहले प्रोग्राम में आप सब यानी कि तमाम श्रोताओं, सामाईन, लिसनर्स को हम आमंत्रित करते हैं आपकी पसंद की किताब के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट में आप हमें बताइए कि आपकी पसंद की किताब का नाम क्या है और वो क्यों आपको पसंद है। मतलब ये कि आप अपनी पसंद की सिर्फ एक किताब चुनिए और उसको रिव्यू कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, हमें ये बता दीजिए कि क्या ख़ास बात है आपकी पसंदीदा किताब में। किताब किसी भी ज़बान की हो सकती है, किताब पुरानी भी हो सकती है और किताब नई भी हो सकती है। जाहिर है हमें सिर्फ एक नहीं 50 किताबें पसंद आती हैं, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ एक ही किताब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और हम ये चाहते भी नहीं कि आप एक किताब को दूसरी किताब पर तरजीह दें। इसलिए आप हमें ये बता सकते हैं कि ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ या ये किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज़ किताब कॉलम में अब आपकी पसंद की किताबों को भी शामिल करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कोई किताब किसी को क्यों अच्छी लगती है। तो अब आप यूँ कीजिए कि अपनी पसंद की किताब चुनिए और हमें एक बहुत ही छोटी सी ईमेल लिखिए जिसमें किताब का नाम, आपका नाम, पता और साथ में अपना फ़ोन नंबर लिखिए। आपकी ईमेल देखने के बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको रिकॉर्ड कर लेंगे। या मुमकिन है कि आपको खुद ही रिकॉर्ड करने का तरीका भी बता देंगे और आपसे ईमेल के ज़रिए रिकॉर्डिंग भी मंगवा सकते हैं। देखिए आजकल इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हमारी ईमेल है post@cineinc.com, POST post@cineinc.com, यानी कि post@cineinc.com। तो हमारी कोशिश होगी कि अगले प्रोग्राम से ही आपकी पसंद की किताब भी इस प्रोग्राम में शामिल हो। परवेज आलम, बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। किताब कॉलम के अगले एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ होगी एक नई किताब और नया स्तंभ बुक क्लब। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिने इंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।